नमस्कार है सभी को और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th हिस्ट्री। इतिहास या हिस्ट्री में आज हम पाठ पढ़ेंगे नया। नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। चैप्टर है 10 या कह सकते हैं पाठ संख्या 10 और पाठ का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। विस्थापन यानी दूसरे स्थान पर भेज देना, अपने स्थान से उनको हटा देना। ठीक है, तो अब मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ, उनका जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। मूल निवासी जो कि अलग अलग देशों के थे, जिसमें अमेरिकी मूल निवासी, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी, तो इनके बारे में हम इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे और ये विस्थापन कैसे हुआ इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पाठ रहेगा वो है मूल निवासियों का विस्थापन और कक्षा 11 की हिस्ट्री। सीधा पाठ पे आते हैं। सामान्य परिचय हम समझते हैं मूल निवासियों के विस्थापन के बारे में। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, हम जो मूल निवासियों के बारे में जानेंगे वो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान देश, और ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण की इतिहास की झांकी देखी। देखिए यहाँ पे पार्ट 8 के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि अभी वर्तमान कोरोना वायरस के आने के कारण आपका सिलेबस या आपका पाठ्यक्रम है वो संशोधित किया गया है, तो उस संशोधित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो ये पाठ है कुछ हटा दिए गए हैं, तो वो अभी आपके पाठ्यक्रम में इस साल शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट ईयर पुनः सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग है वो पाठ्यक्रम में रहेंगे। तो ये 8 पाठ है जो कि अभी हमने सिलेबस में नहीं होने के कारण नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ इसके बारे में हम आपको सामान्य तौर पे बता देंगे कि इस पाठ के अंदर क्या था। देखिए पाठ 8 के अंदर है जो है स्पेन, यूरोपीय और इटली, यहाँ के जो मूल निवासी थे जो कि दुस्साहसिक यात्राओं में रुचि रखते थे, और इन लोगों ने समुद्र की खोजों के कारण है वो लंबी दूरी की यात्राएं की थी और फिर उन्होंने अपनी खोजों को अंजाम दिया था। स्पेनिश और पुर्तगाली लोग, जिसमें कोलंबस का नाम आता है, और पिज़ारो, हरमन कॉर्टेस, कैब्रॉल, तो ये लोग हैं, ये अमेरिका की तरफ गए हैं, उत्तरी अमेरिका की तरफ गए हैं और दक्षिण अमेरिका की तरफ गए हैं, और वहीं इन्होंने नवीन देशों की खोज की या कह सकते हैं कि अन्य स्थानों की खोज की। तो ऐसी स्थिति में ये इस पाठ के अंदर यही बताया कि उन्होंने वो खोज कैसे की थी। जैसे एज़टेक जो है सभ्यता के बारे में पता चलता है, और इसके साथ ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उसके साथ ही कैब्रॉल है, उसने ब्राज़ील की खोज की थी। हरमन कॉर्टेस है, वो है हरमन कॉर्टेस, और पिज़ारो है वो इनका सभ्यता दक्षिण अमेरिका की तरफ गए थे। तो ये इस प्रकार की खोजों के बारे में इस पाठ के अंदर है वो बताया गया है। तो हम इस पाठ को छोड़ते हैं या इसका सामान्य परिचय हमने जाना है, तो यहाँ जो आगे जो बात की गई है उसको समझते हैं कि 18वीं सदी से दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। जब कोलंबस, कैब्रॉल, हरमन कॉर्टेस और भी कई प्रकार के यूरोपीय यात्री हैं वो विभिन्न देशों की यात्राओं की तरफ गए और उन्होंने समुद्री रास्तों को जाना। समुद्री रास्तों के जानने के बाद उन्हें ये तो पता चल गया कि सिर्फ यूरोपीय महाद्वीप नहीं है बल्कि अन्य महाद्वीप है, वहाँ भी एक अलग दुनिया है। तो ऐसे में यूरोपीय लोगों का जो है साहस बढ़ा समुद्री यात्राओं को करने के लिए, और फिर वो लोग विभिन्न देशों की यात्राओं पर निकले। तो उन्होंने मध्य अमेरिका की, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिका की खोजें की। फिर दक्षिण अफ्रीका की तरफ गए तो वहाँ पे भी उन्होंने विभिन्न देशों के बारे में जाना। ऑस्ट्रेलिया और
न्यूजीलैंड के इलाकों की तरफ भी गए और इस प्रकार से यूरोप के जो विभिन्न लोग थे वो विभिन्न कोनों तक गए और फिर धीरे धीरे कई ऐसे भी लोग थे जो कि वहीं बस गए कि उन्हें वहाँ की आबोहवा, वहाँ की जलवायु या वहाँ की स्थितियाँ उनको रास आने लगी थी और वहीं पे बस गए। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। देखिए यूरोपीय लोग, अगर हम औद्योगिक क्रांति जानें या औद्योगिक क्रांति के बाद पूर्व की परिस्थितियों में भी देखें तो जब यूरोपीय लोग यात्राओं पर गए हैं तो उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ हमेशा यूरोप का इतिहास ऐसा रहा है कि स्वार्थपूर्ण इतिहास रहा है। हमने भारत को ही देख लिया कि भारत में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने भारत में भी क्या किया, धन कमाने का उद्देश्य उनका था, धन का निष्कासन किया। भारतीय जनता के साथ कई प्रकार के अत्याचार, अनाचार जो है दुराचारपूर्ण उनका व्यवहार रहा। तो ये एक तरह से क्या था कि और उन्होंने फूट डालो और राजकरों की नीति को अपनाया था, यानी आपस में लड़ाओ और अपना काम निकालते रहो। तो इस प्रकार की स्थितियाँ उन्होंने दूसरी जगहों पर भी किए, चाहे वो अफ्रीका की तरफ गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए, चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ गए। तो वो अपना औपनिवेशिक साम्राज्य बसाना चाहते थे, वो एक नई जमीन की खोज करना चाहते थे, वो अपने यूरोपीय इतिहास को आगे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना चाहते थे। तो बहुत सारे उनके उद्देश्यों को लेकर वो यात्रा पर गए थे। मेन उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक धन जो प्राप्त करना, वही जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भौगोलिक विस्तार करना, साम्राज्यवाद की भावना। तो ये भावनाओं ने उनको दूसरे राष्ट्रों की तरफ है जाने के लिए प्रेरित किया और धन, सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुओं की खोज करना भी इनका उद्देश्य था। तो ये इन स्थानों की तरफ आए और यहाँ पर बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। जब तक यूरोपीय लोग इन देशों की तरफ नहीं गए थे, यहाँ के लोग सीधे साधे और सादगी युक्त जीवन जीने वाले लोग थे। ये लोग इतने स्वार्थपूर्ण तरीकों से जीवन नहीं जीते थे, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर उनका जीवन है वो रहता था। लेकिन जब यूरोपीय लोग इन स्थानों की तरफ आए तो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों को यहाँ पर अपनाते हुए यहाँ पे उन्होंने अपने विशाल क्षेत्र खड़े किए, विशाल इलाकों के वो मालिक बन बैठे। कईयों ने फैक्ट्रियाँ खोली, कईयों ने उद्योग खोले, कईयों ने जो है विभिन्न ज़मीनों के ऊपर, यहाँ की ज़मीनों के ऊपर अपना जो है अवैध कब्जे किए और फिर वहाँ के इन जमीनों के ऊपर वो मालिक बनकर बैठ गए। तो इस प्रकार से यहाँ की स्थितियाँ रही और जो मूल निवासियों के जो मेन इलाके थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, तो यहाँ के मूल निवासियों को अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा और वहाँ पे दूसरे लोग आकर बसने लगे, यूरोपीय लोग आकर बसने लगे। ये यूरोपीय लोग विभिन्न राष्ट्रों की तरफ से आए थे, चाहे वो इटली ले लो, चाहे स्पेन ले लो, चाहे ब्रिटेन ले लो, चाहे हॉलैंड ले लो। तो विभिन्न देशों से ये लोग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु आए थे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। मूल निवासी जो कि वहाँ के स्थायी निवासी थे और इसके चलते इन्हें अपने इलाकों को छोड़ना पड़ा। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। यूरोपीय लोगों ने जो इलाके जो अपने लिए सुरक्षित किए थे, जो क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुने थे, और फिर उन्होंने अपनी यूरोपीय बस्तियां भी उन इलाकों में बसानी शुरू की और यूरोपीय शब्द के अनुसार उन्हें कॉलोनी कहा जाता था। कॉलोनी यानी उनका क्षेत्र या कह सकते हैं उपनिवेश, जो कि गुलाम देश जो होते थे उनको उपनिवेश कहा जाता था। तो यहाँ पे प्रश्न भी आता है कि कॉलोनी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द है यूरोपीय लोगों की बस्तियों के लिए उपयोगी है और इस कॉलोनी में ये लोग रहते थे और इस कॉलोनी शब्द का वास्तविक अर्थ उपनिवेश होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें अपना राज्य या देश का दर्जा भी हासिल हो गया। जब ये लोग शुरू में इन यात्राओं पे यूरोपीय यात्री निकले थे तो वहाँ की मातृदेश जो भी इनका मातृदेश था, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, तो ऐसे में जब ये खोजों के उद्देश्य से या जो भी है अपनी यात्राओं के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बाद में यहाँ पर जब उन्हें उचित इलाके मिल गए, ज़मीनें मिल गई, धन के संसाधन मिल गए, तो उन्होंने अपने मातृदेश से अपने संबंध तोड़ दिए। यानी उन्होंने अपने मातृदेश की नागरिकता समाप्त कर दी और फिर ये इन्हीं राष्ट्रों में बस गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो यहीं के निवासी बन गए और फिर उन्हें इन राष्ट्रों के लिए उनको देश का दर्जा मिला या राज्य का दर्जा भी उनको हासिल हो गया, यानी अब ये यहाँ के निवासी बनकर रह गए। कि जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा
हासिल हो गया। तो ये तो हमने समझा कि किस प्रकार से मातृदेश से इन यूरोपीय बाशिंदों ने अपने संबंध तोड़े, क्योंकि मातृदेश में कहीं ना कहीं उनको वो सारा मान सम्मान, वो साम्राज्य, वो धन, वो संसाधन है उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया, और इसके कारण उन्हें इन नई ज़मीनों पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे न्यूजीलैंड की हो, या जो भी इन्होंने उपनिवेशिक क्षेत्र बनाए थे उन क्षेत्रों में उन्हें ज़्यादा लाभ दिखाई देने लगा था। इसके चलते यहाँ के जो यूरोपीय बाशिंदे थे उन्होंने अपने मातृदेश से अपने संबंध तोड़ लिए, और फिर अंततः उन्होंने इसके हेतु संघर्ष भी किया। इसके लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ भी लड़ी, और फिर उन्होंने अंततः इन राज्यों को उपनिवेशिक क्षेत्रों से या उपनिवेशिक देशों से मुक्त कराया या मातृ देशों से मुक्त करा दिया, और फिर जो ये स्वतंत्र राष्ट्र बने फिर उनको स्वतंत्र देश का दर्जा मिला या राज्य का दर्जा मिला। अगर हम इसको जानना चाहें तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों का गुलाम था या भारत ब्रिटिश शक्ति का गुलाम था, इसी प्रकार से ब्रिटिश शक्ति या अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने विभिन्न राष्ट्रों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करके इन राष्ट्रों को यूरोपीय कॉलोनियों में तब्दील कर दिया था या यूरोपीय उपनिवेश बना लिया था। तो अमेरिका भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी था। कभी समय था जब अमेरिका में भी ब्रिटेन के लोग हैं वो चले गए थे, और फिर उन्होंने अमेरिका को अपना हिस्सा बना लिया था, अपना उपनिवेशिक प्रदेश बना लिया था। जाते जाते बहुत सारे ब्रिटिश लोग हैं वो अमेरिका में, उन्हें 3 चीज़ें प्राप्त हो गई कि वो अपने, एक तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, दूसरा वहाँ पे उन्हें अमेरिका में भारी मात्रा में सोना मिला था और वहाँ की ज़मीनें बहुत खाली थी, तो वहाँ पे उन्हें बहुत बड़ी ज़मीनों के मालिक होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो इसके चलते जब उन्होंने दोनों के मध्य जब तुलना की कि मातृ देश में उन्हें क्या मिला और आज जब ये अमेरिका की भूमि पर है तो उनके पास कितने फ़ायदे का सौदा है, तो इसके चलते उन्हें जब यहाँ पे लाभ ज़्यादा दिखाई देने लगा तो धीरे धीरे उन्होंने अपने मातृ देश इंग्लैंड से अपने संबंध तोड़ लिए और फिर उन्होंने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ पे अमेरिका भी जब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था या कॉलोनी था, उपनिवेश था, कॉलोनी मतलब उपनिवेश था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चला। ये यूरोपीय लोग थे जो अपने मातृदेश इंग्लैंड के खिलाफ लड़े थे, और ये जो यूरोप के जो देश के लोग थे वो अमेरिका में जाकर बसे हुए लोग थे जो इंग्लैंड के खिलाफ ही लड़ रहे थे, इंग्लैंड की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के खिलाफ है वो लड़ रहे थे। और ये अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो काफ़ी लंबा चला, 1765 से लेकर 1783 तक का ये स्वतंत्रता संग्राम है वो चला। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1765 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक का अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है वो चला है। और ये स्वतंत्रता संग्राम अलग स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है कि ये जो आपस में लड़ने वाले लोग थे वो आपस में भाई भाई थे, यानी इंग्लैंड के लोग ही अमेरिका में जाकर बसे थे और वो इंग्लैंड के खिलाफ ही लड़ रहे थे। इंग्लैंड से वो अपने विशेषाधिकार चाह रहे थे, वो चाहते थे कि इंग्लैंड अमेरिका को स्वतंत्र कर दे। ये लड़ाई जो थी वो भारतीयों की तरह नहीं थी कि जो गुलाम देश है वो एक शक्तिशाली देश के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि मातृ देश के लोग हैं वो ये यूरोपीय भाई थे जो मातृ देश इंग्लैंड के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो ये स्वतंत्रता संग्राम 1783 तक चला और इस दौरान जो है 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरों से अपने आप को मुक्त कर दिया। ठीक है, यानी उस समय ब्रिटेन ने अपने विशाल उपनिवेश बना रखे थे, तो इन्होंने अपने मातृदेश इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की और अंततः यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। तो यहाँ पर जब इसी प्रकार से मातृदेश के बाशिंदों ने जो है अपने इन इलाकों को जो उपनिवेशी थे इनको जब स्वतंत्र करा लिया तो फिर इन राज्यों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला या स्वतंत्र देश का दर्जा मिला, यानी उपनिवेशिक शक्ति की ताकत से उन्होंने इन राष्ट्रों को आज़ाद कर लिए। ये यूरोपीय बाशिंदे थे जो इन देशों में आकर बस गए थे। ये लड़ाइयाँ हिंदुस्तान की तरह नहीं लड़ी गई थी कि एक गुलाम देश ने एक शक्तिशाली देश के खिलाफ है अपने आप को स्वतंत्र कराया। हाँ, हिंदुस्तानियों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, लेकिन ये एक ऐसी स्वतंत्रता थी जो मातृ देश के खिलाफ ही जो संघर्ष किया गया था। तो इस प्रकार से फिर इस संघर्ष का ये नतीजा निकला कि राष्ट्र, ये आज़ाद राष्ट्रों का दर्जा इन्हें मिला या आज़ाद राज्य का दर्जा इन्हें मिला। औपनिवेशिक शक्ति से आज़ाद स्वतंत्र राष्ट्र ये बाद में
बने हैं। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे, कि जहां यूरोपीय लोग हैं अपनी यात्राओं पे जा रहे थे और विभिन्न देशों में आकर बसे, उसी प्रकार से एशियाई देशों के लोग भी इन स्थानों की तरफ आए और ये घटनाक्रम हुआ है 19 और 20वीं सदी के दौरान। आज भी ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक है, कि इन राष्ट्रों के अंदर बहुत सारे देशों जो है लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। इसमें यूरोपीय लोग भी हैं और एशियाई नस्ल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। हर प्रकार के लोग हैं इन राष्ट्रों के अंदर रहते हैं। वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। मूल निवासी की जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्हें विस्थापित होना पड़ा, वो स्थान उन्हें उन स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों की तरफ जाना पड़ा। ऐसे स्थान जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे या फिर उनको मजबूरन उन स्थानों से धकेल दिया गया, चाहे वो नहीं भी जाते थे तो इन दूसरे बाहरी लोगों ने उनको अपने स्थानों से हटा दिया। तो इस प्रकार से मूल निवासियों की संख्या वो कम हो गई। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते थे। मूल निवासी जो थे तो इन्हीं राष्ट्रों के निवासी, लेकिन यहाँ पर दूसरों यूरोपीय और एशियाई देशों के आगमन के कारण उनको अपना जीवन है, वो अस्तित्व है, वो खतरे में नजर आने लगा था और उन्होंने अपने आप को छोटी छोटी बस्तियों में या किनारे के प्रदेशों के अंदर अपने आप को जो है स्थापित कर लिया। इसके कारण वो शहरों में भी कम नजर आते थे और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था। वर्तमान में ये हालत है कि जो मूल निवासी थे वो मूल निवासी नहीं लगते हैं और जो मूल निवासी नहीं थे वो वहाँ के मूल निवासी लगते हैं। अर्थात जो मूल निवासी थे उनका अस्तित्व खतरे में हो गया और जो बाहरी देशों से आए हुए, चाहे वो यूरोपियन हो या दूसरे राष्ट्रों के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से इन राष्ट्रों के अंदर स्थापित कर लिया कि वो वहाँ के मूल निवासी नजर आते हैं और वो जो वास्तविक मूल निवासी थे उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया इन लोगों ने। तो इस प्रकार से कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और यह भी कि कई नदियों, शहरों इत्यादियों के नाम विदेशी नामों से बने हैं। कि आज भी जो मूल निवासियों के नाम के आधार पे जो नदियों और शहरों के नाम थे, उन स्थानों के नाम के आधार पे जो है नाम बने हैं राष्ट्रों के, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो है जो शहर है ओहियो, तो ये ओहियो वहाँ की नदी है। उसके आधार पे मिसिसिपी ये भी नदी है और सिएटल और कनाडा का सस्काचेवान और ऑस्ट्रेलिया का वालांगोंग, तो इस प्रकार के और परामत्ता, तो इस प्रकार के शहरों के नाम भी ये मूल निवासी या देशी नामों के अनुरूप ही ये नाम है वो बने हैं और इन्हीं नामों के अकॉर्डिंग आज भी इनकी पहचान मानी जाती है। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस प्रकार यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। बाद में कि ये लोग यूरोपीय लोग हैं, इन स्थानों की तरफ बस गए और फिर उन्होंने जो है उनके बारे में इतिहास लिखा गया कि यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की और उन्होंने अपने इतिहास को, अपनी खोजों को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर इतिहास लिखा, इतिहास बनाया। और इसके पीछे रीज़न था कि वो अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, वो विश्व में अपने आप को जो है चरम पर रखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद यहाँ की मूल निवासियों के बारे में अपने इतिहास में, अपने रोजनामचों में, अपने जो है जो लेखा जोखा या जो लेखन उन्होंने किया था उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। यानी मूल बाशिंदों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास है वो नहीं किया। बस उन्होंने लिखा उनके बारे में, लेकिन लिखा क्या, सिर्फ इतना ही लिखा कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया है वो शत्रुतापूर्ण था। यानी जो मूल निवासी है उन्हें अच्छी नज़रिए से नहीं देखते थे, उनके साथ दुश्मनी वाला व्यवहार रखते थे। तो उन्होंने बुराई के तौर पे इस चीज़ को उन्होंने लिखने की कोशिश की है और बाकी अपने आप की खूबियों को या अपनी खोजों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। 1840 के दशक से ही अमेरिका में मनोविज्ञानियों ने इस पर अध्ययन आरंभ कर दिया था। मनोवैज्ञानिक जिनको ये रुचि थी कि वास्तव में मूल निवासी कौन थे, क्या थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, तो उनके बारे में जब उनको जानने की जिज्ञासा हुई तो उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन प्रारंभ किया। बहुत बाद में 1960 के दशक में, काफ़ी लेट उन्होंने इस बारे में अपनी जानकारी जुटाना चाहा। इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए प्रेरित किया गया कि इनके माध्यम से, इन मनोविज्ञानियों के माध्यम से मूल निवासियों के बारे में जो है ज्ञान
ज्ञात किया गया और फिर उनको अपना इतिहास लिखने के लिए प्रेरित भी किया गया कि वो अपने जीवन के बारे में बताएं, वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में वो लिखें। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास तथा कथाकृतियों को पढ़ना संभव है कि मूल निवासियों को जब बार बार प्रोत्साहित किया गया तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा। आज उनकी द्वारा जो लिखी गई कृतियाँ हैं उनको पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घाएं और आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं कि अगर आज हम इन देशों की तरफ जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या अन्य कोई भी उपनिवेशिक राष्ट्र हो, अगर हम यहाँ की यात्रा करें तो यहाँ के मूल निवासियों के बारे में कई चीज़ों की जानकारी भी हमें मिलती है कि यहाँ पे देसी कला की दीर्घाएं जो कि नष्ट हो चुकी हैं उन कलाओं के बारे में भी कई प्रदर्शनी मिलती है, दीर्घा यानी प्रदर्शनी, और आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी कि जो कि उस समय के मूल निवासियों के बारे में बताते हैं, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति और उनके खाने, ओढ़ने, पहनने के ढंग है वो भी जो है कला के माध्यम से पता चलता है और संग्रहालय में इनके नमूने भी रखे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है कि बाद में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नया इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय बना और खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बनाया कि उन्होंने जो वहाँ के मूल निवासी थे, इंडियन उन्हें कहा गया है जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनके लिए ये शब्द है वो प्रयोग किया गया है। अब ये इंडियन इसलिए कहा गया है, तो ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए कि जब कोलंबस अपनी अमेरिका की यात्रा पर निकला था तो वो अमेरिका की यात्रा पर नहीं निकला था, बल्कि कोलंबस से वो भारत की खोज करना चाहता था, इंडिया की खोज करना चाहता था। और जब कोलंबस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उस यात्रा के दौरान कोलंबस जाना तो भारत की तरफ जाना चाहता था, लेकिन अटलांटिक में पार करके वो अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका पहुंचने के बाद वहाँ के लोग जो थे उन लोगों के बारे में उसकी जानकारी में यही था कि ये लोग अमेरिकन नहीं बल्कि ये लोग इंडियन हैं, और उस आधार पे कोलंबस ने उन लोगों के लिए जो है इंडियन शब्द है वो प्रयोग में लाया था, या कह सकते हैं कि उसने जब अटलांटिक पार करके जब अमेरिका की खोज की, जिसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, और उसने अपने 2 जहाज लेकर वो इंडिया की यात्रा पर निकला था, जिसमें एक का नाम था शांता मारिया और दूसरे जहाज थे, 2 छोटे जहाज थे जिनका नाम था पिंटा और नीना। तो कोलंबस अपने 40 कुशल नाविकों के साथ है वो भारत की यात्रा पर निकला था, लेकिन अटलांटिक पार करके वो जो है 33 दिनों के बाद ये कोलंबस की यात्रा पूरी हुई और उन्हें ज़मीन दिखाई दी, और उसके बाद जो है वो ज़मीन उसने ये सोचा कि वो भारत पहुंच गया है। 1492 में उसने ये अपनी यात्रा है वो पूरी की थी और उसने भारत समझा, और उसके कारण उसने वहाँ के लोगों के लिए इंडियन शब्द या रेड इंडियन शब्द है वो प्रयोग में लाया था। तो सबसे पहले वो जो है अमेरिका के द्वीप समूह गुआनाहानी द्वीप समूह पर वो पहुंचा था। तो इस प्रकार से ये इंडियन शब्द है उनके लिए, मूल निवासियों के लिए काम में लिया जाता है। तो ये इंडियन शब्द जो भारतीयों को सोचकर उसने रेड इंडियन या इंडियन शब्द है कोलंबस ने जो है प्रयोग में लिया था। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने सामान्य जानकारी के तौर पे मूल निवासियों का विस्थापन किया था और किस प्रकार से जो यूरोपीय लोग हैं वो विभिन्न राष्ट्रों की तरफ गए और उन्होंने मूल निवासियों के इतिहास को समाप्त करके उनके रवैये के बारे में बताया और उन्होंने अपने इतिहास के बारे में, अपनी खोजों के बारे में लिखा। लेकिन बाद के जो मनोवैज्ञानिक थे, मानवविज्ञानी थे, वो ये चाहते थे कि इतिहास को और जाना जाए, मूल निवासियों के बारे में जाना जाए। तो उन्होंने जो है कई मूल निवासी जो थे उनको लिखने के लिए प्रेरित किया और फिर उन्होंने कला दीर्घाओं के माध्यम से, देशी कलाओं के माध्यम से विभिन्न संग्रहालयों में उनसे संबंधित जीवन शैली को उन्होंने बताने का प्रयास भी किया है। तो इस प्रकार से ये आज का छोटा सा हमारा टॉपिक था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।